अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि 12th क्लास के बाद क्या। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ने आए हैं, हम यहाँ पे पढ़ने आए हैं सीए फाउंडेशन की बिजनेस लॉ। आएंगे तो सारे पैसे रिफंड, जो भी क्लास है सारे पैसे रिफंड। ठीक है, करने लगा कि सत्यम बहुत तेजी से ग्रो हो रही है। सत्यम कंप्यूटर की लगातार दिख रही ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स के चलते सत्यम की शेयर प्राइस बढ़ने लगी। उस बढ़ती हुई शेयर प्राइस पर राजू और राजू का भाई बी रामा राजू अपने शेयर्स बेचने लगे और अपने प्रोमोटर्स ही कंपनी के शेयर्स बेच रहे हैं। जो तो क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है सर जी? हम तो बहुत बढ़िया हैं, आप कैसे हो सर? हम भी एकदम बहुत बढ़िया हैं। तो बच्चों, आज हम एक नए सब्जेक्ट की और मान लो तुम्हारी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप सबने 12th क्लास के एग्ज़ाम्स तो दे ही दिए होंगे। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि 12th क्लास के बाद क्या सिर्फ हमें बीकॉम ऑनर्स करनी चाहिए, इकोनॉमिक ऑनर्स करनी चाहिए, या फिर सीए करनी चाहिए, या फिर लॉ करनी चाहिए, या सीएस करनी चाहिए, एमबीए करनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए? तो उन चीज़ों पे चर्चा आपके 12th क्लास के टीचर्स ने हम आपसे करी ही होगी कि आपके लिए क्या चीज़ बेस्ट रहेगी। अब कईयों ने ये सोचा होगा कि चलो सीए करते हैं, तो आपको सीए के साथ फेमिलियर भी तो होना पड़ेगा। देखो, सारे कोर्सेज बहुत अच्छे होते हैं, सबकी अलग जर्नी होती है, सबके अलग प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। सीए के अलग प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो प्रोज ही ज़्यादा होते हैं। मैं भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। चलो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको अपने बारे में भी देता हूँ। मैं हूँ सीए ईशांत गोयल। मैंने नवंबर 22 में क्वालिफाई करा था और मैंने इंटर में ऑल इंडिया रैंक 20 ली थी। मेरी इंटर में ऑल इंडिया रैंक 20 आई थी। उसके बाद मैंने सीएफए के लेवल्स भी क्लियर करे हुए हैं। मेरी ग्रेजुएशन शहीद भगत सिंह कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई है और उसके बाद मेरी आर्टिकलशिप के जो 3 साल है वो मैंने ईवाई में काम करा है। तो आपको ना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का मज़ा दिलाऊंगा हर एक क्लास में, शुरू से लेके आखिरी तक। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ने आए हैं? हम यहाँ पे पढ़ने आए हैं सीए फाउंडेशन की बिजनेस लॉज। समझ गए? बिजनेस लॉज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हर बच्चा डरता है। हमें उस सब्जेक्ट को आसान भाषा में समझ के उसे याद करना है और बिजनेस लॉज में एग्जामिशन लानी है। अब आपको ये तो पता ही होगा कि बिजनेस लॉज का पेपर कितने, देखो सीए फाउंडेशन है, हम सीए फाउंडेशन का पेपर चालू कर रहे हैं। ठीक है, तो सीए फाउंडेशन की जो बिजनेस लॉज है ये कितने मार्क्स की होती है? सर जी बिजनेस लॉ, देखो सारे सब्जेक्ट है ना सीए फाउंडेशन में, टोटल 4 सब्जेक्ट्स हैं। ये है पेपर 2, हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। पेपर 2 इज बिजनेस लॉज और ये है 100 मार्क्स का। सर ये कैसा पेपर होगा? ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा? पहला क्वेश्चन बच्चे ये पूछते हैं, क्योंकि पहले सीए सीपीटी हुआ करता था, उसमें तो 100 मार्क्स का जो पेपर हुआ करता था सीपीटी का, वो तो सारा ऑब्जेक्टिव हुआ करता था। सॉरी 200 मार्क्स का, नॉट 100 मार्क्स। तो 200 मार्क्स में से 100 से ज़्यादा मार्क्स जिसके आ जाते थे वो पास हो जाता था। सीए फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट होते हैं, आई मीन 4 पेपर होते हैं, 100 मार्क्स ईच के। 2 पेपर ऑब्जेक्टिव होते हैं, 2 पेपर सब्जेक्टिव होते हैं। उसमें से एक पेपर होता है बिजनेस लॉस का, जो कि 100 मार्क्स का होता है, पूरा ऑब्जेक्टिव होता है। समझ रहे हो? आसान है सब्जेक्ट बहुत, सिर्फ हवा है इस सब्जेक्ट की कि मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल है। मैं बैठा हूं ना, आसान करा के दूंगा इस सब्जेक्ट को। ठीक है ना? बस आप मेरी बातों को और जो भी मैं बोलूं, होमवर्क दूं और जो भी कुछ क्लास में बताऊं, उसे बहुत ध्यान से सुनना, समझना, और जो जो मैं कहूंगा लिखने के लिए उसे एक सेपरेट। देखो अब 2-4 क्लास के रूल्स हैं। सबसे पहली बात, रूल नंबर 1, सर जी आप तो आते ही रूल्स सिखाने पड़ गए, अभी तो हम सीए के अंदर एंटर करें। बच्चों 12th क्लास में भी ना तुमने रूल्स के साथ पढ़ाई करी थी, बट उसमें क्या था ना, तुम्हें कोई बताता नहीं था। तुम खुद सिंसेरिटी से पढ़ के 12th क्लास के अंदर 90-95 प्लस मार्क्स लेके आ जाओगे। अभी एक्चुअल में तुमने पेपर दिए होंगे, कईयों ने पेपर दिए होंगे, कईयों के रिजल्ट आ गए होंगे, कोई रिजल्ट के लिए वेट कर रहा होगा। अब क्या होता है ना, सीए फाउंडेशन के ना पेपर अब 3 बार में होने लग गए। पहले तो 2 बार में होते थे, मई और नवंबर, अब होने लग गए जनवरी में भी, एक मई के अंदर और एक सितंबर के अंदर। ठीक है, अब हम तैयारी करा रहे हैं मई अटेम्प्ट की। अभी चल रहा है जनवरी, हम अटेम्प्ट की तैयारी करा रहे हैं मई की, मई 2025 के लिए। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट बैच है जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिलेगी, A to Z, जितने भी अमेंडमेंट्स होगी, अप टू डेट जितने भी आरटीपी आए होंगे। आरटीपी मतलब रिवीजन टेस्ट पेपर्स, एमटीपी मतलब मॉक टेस्ट पेपर्स। हम हर एक क्वेश्चन को करेंगे क्लास के अंदर। जितने भी एमसीक्यूज तो इसके अंदर होते नहीं है, बट एमसीक्यू जो आईसीआई देता है, जो 1 वर्ड मार्क्स क्वेश्चन पूछता है,
उन सब की भी हम तैयारी करेंगे। उसके जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आईसीआई के मॉड्यूल के अंदर होंगे उन सबको भी हम देख के चलेंगे। अब सबसे पहली बात करते हैं हमारे रूल कौन कौन से हैं, हमारी क्लास में बैठने के क्या रूल्स हैं। सर जी आपकी क्लास में बैठने के रूल्स भी होते हैं? हाँ क्यों नहीं होते सर, सबकी क्लास में बैठने के रूल्स होते हैं, रूल्स का तो पालन करना पड़ेगा ना। रूल नंबर 1 है फोन्स आर नॉट अलाउड। फोन्स आर नॉट अलाउड इन दी क्लास। फोन को है तो स्विच ऑफ करो, जितने भी वर्चुअल बच्चे हैं फोन को स्विच ऑफ करके बैठेंगे, क्योंकि अभी तो वर्चुअल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो जितने भी बच्चे हैं सब अपना फोन स्विच ऑफ करके बैठेंगे। रूल नंबर 2, नोटबुक हैव टू बी मेंटेन्ड। अब इस ये नोटबुक क्या है, ये है तुम्हारा रामबाण। ये जब लास्ट में पेपर के बाद, पेपर से पहले जब तुम्हें रिवीजन करनी होगी ना, 1 दिन में, 1.5 दिन में, 2 दिन में, तो उस केस में ये वाली नोटबुक काम आएगी। मैं हर एक चीज को बहुत डीपली एनालाइज करके नोट्स बनाए हैं जो कि मैं सिर्फ क्लास में लिखवाऊंगा, इसका कोई तुम्हें प्रिंट आउट नहीं मिलेगा। तो तुम्हें साथ साथ लिखवाऊंगा। जो बच्चे वर्चुअली है मैं ये भी बोलूंगा कि आप फोटो खींच लो, पॉज कर लो, ताकि बाकी बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो। किसी की कोई स्पीड होती है, किसी की कोई स्पीड होती है, हम वो मिसमैच तो करेंगे नहीं, किसी को ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, किसी को कम वेट करना पड़ेगा। इसलिए मैं ब्रेक दूंगा बहुत थोड़ा सा, जिसके अंदर आप फोटो खींच लो या फिर स्टॉप करके इस क्लास को देख लो और नोटिंग कर लो। हर एक चीज़ को नोट डाउन करना पड़ेगा इस बुक के अंदर। ये बुक सेपरेट मेंटेन करनी पड़ेगी एंड कलरफुल बुक रहेगी, ठीक है। कलरफुल बुक कैसे होगी, इसके अंदर आपको ना डिफरेंट तरीके के पेन्स का यूज करना पड़ेगा, कभी ब्लैक, कभी ब्लू, कभी रेड, कभी, और आपकी डिस्क्रिप्शन है, आप ब्लैक और ब्लू से भी काम चला सकते हैं। देखो पढ़ने वाला बच्चा कहीं पे भी पढ़ लेता है। बस कलरफुल बुक का ये मतलब होता है कि अगर आप पढ़ रहे हो ना तो आप बहुत अच्छे से उसे याद कर पाओगे। यार ये मैंने रेड कलर में देखा था, अच्छा हाँ सर ने बताई थी ये बात, ये येलो में सर ने हाईलाइट कराई थी, ओ सर ने बोला था ग्रीन में लिख लो, ओ ये डेंजर पॉइंट है, सर ने बोला था इसको रेड में हाईलाइट कर लो, रेड में लिख लो। तो ये कलर कोडिंग इसलिए होती है कि लास्ट में ना जब तुम पेपर में बैठे हो, इनकेस अगर कोई चीज़ आपसे मिस हो जाती है ना तो आपको याद रहेगी वो चीज़, इसलिए कलर कोडिंग बुक के अंदर ज़रूरी है। तो इसलिए डिफरेंट तरीके के पेन एक बार खरीद लेना ताकि बाद में दिक्कत नहीं आएगी। तो रूल नंबर 1 इज फोन नहीं चलेंगे इस क्लास के अंदर, एंड रूल नंबर 2 इज आपको एक बुक मेंटेन करनी पड़ेगी, एंड रूल नंबर 3 इज आपको होमवर्क टाइमली करना पड़ेगा। होमवर्क हैज़ टू बी डन डेली, डेली बेसिस पे होमवर्क जो मैं दूंगा याद करने के लिए, जो मैं क्वेश्चन लिखने के लिए दूंगा वो आपको लिख के लाना है क्लास के अंदर। रैंडमली मैं किसी से भी व्हाट्सएप पे आपके नोट्स डेली सबके बच्चों के एक फोटो आएगी जिसके अंदर आपने लिखा होगा कि हाँ सर मैंने ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, आपने होमवर्क में दिया था, और मैं उसको चेक करके उस पर रिप्लाई करूंगा कि हाँ भाई तुमने क्वेश्चन ठीक लिखा है या नहीं लिखा है। इसके अंदर अगर कोई चेंज की जरूरत है तो ये करो, इसके अंदर आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो ये करो। तो होमवर्क डेली करके आना है। एंड रूल नंबर 4, टेस्ट हैव टू बी गिवन। जो डेली बेसिस पे टेस्ट होंगे, आई मीन नॉट डेली बेसिस पे, जो चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, जो एक पूरे सिलेबस का टेस्ट होगा, सारे आपको टेस्ट देने हैं, उसका प्रॉपर इवैल्यूएशन होगा और उसकी कॉपीज मेरे पास आनी चाहिए हर एक बच्चे की जो इस बैच को एनरोल करेगा। तो ये 4-5 रूल्स हैं जिसको तुम्हें फॉलो करना है, दैट्स इट। ईजी है, बहुत ईजी। और एक लास्ट एंड नॉट द लीस्ट रूल, क्यूमुलेटिव रिवीजन। क्या सर क्यूमुलेटिव रिवीजन क्या होता है? आप क्यूमुलेटिव रिवीजन बोल रहे हो तो बहुत भारी सा वर्ड लग रहा है। अरे बच्चों ये बहुत भारी वर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है ये। क्यूमुलेटिव रिवीजन का मतलब होता है जो आपने आज पढ़ा है वो कल पढ़ना है, एक बार जल्दी से उसको रिवाइज करना है, और फिर जो आप परसों पढ़ोगे, परसों तो फिर आपको जो अगले दिन पढ़ोगे तो आपको पहले दिन का, दूसरे दिन का, तीसरे दिन का जल्दी से एक बार रिवाइज करना है, फटाफट पेज पलट के कि हाँ भाई सर ने ये पढ़ाया था, ये ऐसे ऐसे था, ऐसे ऐसे था, और आपको याद हो जाएगा। तो आपके दिमाग में ना वो सारी चीज़ें फिट इन हो जाएगी जो आप पहले दिन से लेके जब तक तुम आप क्लास देख रहे हो, जब तक जितनी भी चीज़ें होंगी सारी चीज़ें एक एक करके तुम्हें याद हो जाएगी। दैट्स इट। ये 4-5 रूल का फॉलो करना है। आपके गारंटी के साथ कह रहा हूँ, एग्जामिनेशन दिला के लाऊंगा इस सब्जेक्ट के अंदर। तो सीए फाइनल की लॉ के अंदर, नॉट सीए फाइनल की लॉ, सॉरी सीए फाउंडेशन की लॉ के अंदर, क्योंकि सीए फाइनल के अंदर तो लॉ है ही नहीं, उसके अंदर तो स्पॉम आ चुका है। तो सीए फाउंडेशन की लॉ के अंदर अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो इन 5 रूल्स का फॉलो करना है, अच्छे मार्क्स गारंटीड आएंगे। नहीं आएंगे तो सारे पैसे रिफंड, जो भी क्लास करो सारे पैसे रिफंड। ठीक है, चलो चालू करते हैं। सबसे पहले तो हम ना इस सब्जेक्ट को समझते हैं कि सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीजें हैं। ठीक है,
तो इस सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है ना बिजनेस लॉस का, इसके अंदर 7 चैप्टर हैं। सर कौन कौन से 7 चैप्टर हैं? सर सबसे पहले है इंडियन फ्रेमवर्क, ठीक है, ये चैप्टर नंबर 1 है। फिर आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये है चैप्टर नंबर 2। ये कौन से साल का है? ये है 1872 का। फिर आता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब आया था बताओ? आपने सबने पढ़ा होगा क्योंकि आप सबने 12th क्लास करी है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की तो वहाँ पे हर कोई बच्चा पढ़ के आया होगा। एडमिशन, डेथ ऑफ अ पार्टनर, हर बार सी या डी को मार देते हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर में। एडमिशन भी हर बार सी या डी का ही करते हैं। तो इंडियन पार्टनरशिप कब आया था? 1932। 100 साल से ज़्यादा हो गए इसको, तो पता नहीं कितने साल हो गए, ठीक है। उसके बाद है कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट कब आया था? 2013। पहले तो 1956 में आया था, उसको रिवैम्प करके 2013 में लेके आए। फिर है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। ये तो अभी आया है तुम्हारी जनरेशन का। अब तो खैर जनरेशन बीटा चालू हो गई है, आप सबको पता होगा 2025 से, ठीक है। अब ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट कब आया था? ये 2008 के अंदर आया था। फिर एक एक्ट बच रहा है हमारा। कौन सा एक्ट बच रहा है? एक हमारा बच रहा है, 2 एक्ट बच रहे हैं। एक तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये कब आया था? ये आया था 1881 में। और एक बच रहा है हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जिसे बोलते हैं सोगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट बन रहा है ना, सोगा। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट कब आया था? सेल ऑफ गुड्स एक्ट आया था हमारा 1930 के अंदर। इसको भी 100 साल हो जाएंगे। कब हो जाएंगे इसको 100 साल? इसको 100 साल हो जाएंगे 2030 के अंदर। अभी हमारा चल रहा है 2025, और इसको भी 100 साल हो जाएंगे आफ्टर 7 साल। अभी 2025 चल रहा है। अब एक चीज़ और तुम्हें बताता हूँ, इन सब की वेटेज एक बार देख लेते हैं। वेटेज कैसी रहेगी? इसकी रहती है 0 से 5 मार्क्स की। तो इसमें से कभी कभार ऐसे पूछ भी लेता है, कभी कभार ऐसे। देखो हमें हर चीज़ करके जानी है, हम कुछ छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि आईसीआई कुछ भी पूछ सकता है, जो इंस्टीट्यूट है ना हमारा। अब आप सब किसके अंदर बाध्य हो गए हो? आपने जिस दिन से सीए फाउंडेशन के अंदर एनरोल करा होगा ना, आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो फॉर्मेशन है ऑर्गेनाइजेशन की, जिसके अंदर हमें डिग्री मिली है, जिसके अंदर हम रजिस्टर्ड हैं, उसकी वजह से हमारे नाम के आगे आज सीए लगा हुआ है। जो दिख रहे हो ना आप स्क्रीन के नीचे, सीए ईशांत गोयल, ये क्यों लगा हुआ है? क्योंकि मैं इसका मेंबर बन चुका हूं अब। तो अगर आपको भी मेंबर बनना है तो आपको इसके अंदर एनरोल कराना पड़ेगा, सीए फाउंडेशन से लेके सीए फाइनल तक। और सीए फाइनल में अपना रैंक लाने के बाद, अगर बहुत अच्छी बात है अगर मेरे सारे बच्चों की रैंक आ जाती है तो, बट जिनकी रैंक नहीं आती, पास तो सब होंगे। तो सीए फाइनल के अंदर पास होने के बाद आपके नाम के आगे सीए लगेगा। उस चीज के लिए आपको मेंबरशिप फीस पे करनी पड़ेगी। तो ओवरऑल आपको सीए फाउंडेशन से लेके सीए बनने के बाद तक भी आईसीएआई को कुछ ना कुछ आपको एसोसिएट होना पड़ेगा, चाहे वो बच्चों की तरह एसोसिएट हो, पहले स्टूडेंट्स की तरह अप टू सीए फाइनल, उसके बाद मेंबर्स की तरह एसोसिएट हो। फीस तो आपको हर एक स्टेप पे देनी पड़ेगी आईसीएआई को। तो आप सीए आईसीआई के लिए बाध्य हो जाएंगे जब आपने ये चीज़ को ले आपने एनरोल करा, सीए के अंदर आ गए, तो आपको उसकी बात माननी पड़ेगी। अब आईसीआई कुछ भी क्वेश्चन बना देते हैं, क्योंकि अब इंस्टीट्यूट है, वो क्वेश्चन पेपर तो वही सेट करता है, तो वो कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो हम कुछ भी छोड़ नहीं सकते हैं। तो इंडियन फ्रेमवर्क क्या है? इंडियन फ्रेमवर्क हमें बताता है कि हमारी जो इंडियन, जैसे हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, लॉ, एक्ट, ऑर्डर है, वो कैसे बनते हैं। तो इसका हम 1 या 2 क्लासेस के अंदर इस चैप्टर को निपटा देंगे। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। सबसे बड़ा जो चैप्टर है ना इस पूरे सिलेबस का ऑफ सीए फाउंडेशन लॉ का, वो क्या है? वो है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्लासेस लगेगी, हाफ ऑफ द क्लासेस इसके अंदर लगेगी। बट ये बेहद 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 आसान चैप्टर है। वेरी 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 इजी चैप्टर। लिखते हैं हम यहाँ पे, वेरी 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 इजी चैप्टर। इसमें कुछ भी नहीं करना है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना है, होमवर्क करके आना है, जो मैंने रूल्स लिखवाए हैं बस उन्हें याद रखना है, आपका ये हो जाएगा चैप्टर। ये कितने मार्क्स का? ये है 25 से लेके 30 मार्क्स का। मुश्किल नहीं है, कुछ भी नहीं है।
एक है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट तो आपने 12th क्लास में पढ़ा ही होगा, जिसके अंदर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर होता है, डेथ ऑफ अ पार्टनर होता है। अब हम इसके अंदर डिफरेंट रिलेशन ऑफ पार्टनर क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर कौन होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये सब पढ़ेंगे। और इसकी वेटेज होती है 15 to 20 मार्क्स। ठीक है। कंपनीज एक्ट पहले 1956 हुआ करता था, आज हम खड़े 2025 के अंदर, तो हम लेटेस्ट एक्ट पढ़ेंगे। और लेटेस्ट एक्ट आया है कंपनीज एक्ट 2013। ये भी 15 to 20 मार्क्स का है। पता है कंपनीज एक्ट कितना बड़ा है? तुम्हें सीए फाउंडेशन के बाद सीए इंटर के अंदर भी पढ़ना पड़ेगा, और जो सीए फाइनल की लॉ है, स्पॉम वाला जो चैप्टर है, स्पॉम वाला जो सब्जेक्ट है, उसके अंदर भी ये पढ़ना पड़ेगा। इसके अंदर ना टोटल 470 सेक्शंस हैं। देखो ना कितना बड़ा एक्ट है, 470 सेक्शंस। यहाँ सीए फाउंडेशन के अंदर तो 20 से 25 सेक्शन है जो तुम्हें पढ़ने पड़ेंगे, और इंटर के अंदर बाकी बचे कुछ है, सबसे ज़्यादा फाइनल के अंदर है। ठीक है, यही 15 से 20 मार्क्स का है। जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है, ये कितने मार्क्स का? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है, ये है 5 to 10 मार्क्स का। इसके अंदर थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछ लेती है आईसीए, बट एक क्वेश्चन तो कंपल्सरीली पूछती है 5 नंबर का, कभी कभार 2 क्वेश्चन भी पूछ लेती है 5-5 नंबर के। हमें तो हर चीज़ अच्छे से करनी है। फिर आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये भी ये है शायद 10 to 15 मार्क्स का। एक बार ना आपको मैं आईसीआई की ना जो ऑफिशियल गाइडलाइंस है वहाँ से भी दिखा दूंगा, एक बार क्रॉस टेली कर लेंगे। सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी 15 to 20 मार्क्स का है। अब एक चीज़ बताता हूँ ये जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है और ये जो कंपनीज एक्ट है, इन दोनों को मिला के पता है कौन सा एक्ट आया था? इन दोनों को मिला के लाए हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर ना दोनों के फीचर्स हैं, कंपनीज एक्ट के भी फीचर है और पार्टनरशिप एक्ट के भी फीचर्स है। कैसे हैं? अब पार्टनरशिप एक्ट में क्या होता है? पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में 2 पार्टनर्स काम करते हैं या 2 से ज़्यादा पार्टनर्स काम करते हैं, एक पार्टनरशिप फर्म बना के काम करते हैं। तो उसके अंदर उनकी रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, उनका कैपिटल शेयरिंग रेशियो होता है, उनकी ड्राइंग्स क्या होती है, कैसे होती है, वो सब एक पार्टनरशिप डीड के थ्रू हम उसको गाइड करते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पार्टनरशिप डीड को गाइड करती है। जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है वो भी कितने मार्क्स का है? वो भी 5 से 10 मार्क्स का है। हम तो सारे क्वेश्चंस करेंगे ही करेंगे, क्योंकि देखो आईसीआई तो कुछ भी कहीं से ही पूछ सकता है। अब हम आईसीआई का थोड़ी देखेंगे कहाँ से क्या पूछ रहा है। अब क्या मैं बता रहा था तुम्हें कि जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है और जो कंपनीज एक्ट है, इन दोनों के जो फीचर्स है ना, ये सारे एलएलपी के अंदर है। नॉट सारे, मोस्टली फीचर्स इन दोनों को कंबाइंड करके ही एलएलपी एक्ट बना है। तो होता क्या था कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर पार्टनर्स होते थे, ठीक है, इनकी पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती थी? अनलिमिटेड। होता क्या था ना कि ये सेपरेट लीगल एंटिटी होती नहीं थी पार्टनरशिप एक्ट। जो पार्टनर्स कर रहे हैं और जो पार्टनरशिप एक्ट करवा रहे हैं पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू, आई मीन पार्टनरशिप डीड के थ्रू, जिस भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर रहे हैं, वो एक अपनी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर ही एंटर होते थे। ये तो आपने पहले ही पढ़ा होगा 12th क्लास के अंदर। कंपनीज एक्ट के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, अप टू द अमाउंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल। कहाँ तक? अप टू द अमाउंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल। अनपेड शेयर कैपिटल। जो अपना लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है ना, इसके अंदर जो पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर्स कौन होते हैं? यहाँ पे होते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, और इनकी जो लायबिलिटी होती है, इनकी लायबिलिटी होती है लिमिटेड। तो इन दोनों के फीचर्स को कंबाइन करके एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट को लाया गया है। ये भी 5 से 10 मार्क्स का है, ठीक है। फिर आता है, इसको सबको मिटा देते हैं। फिर आता है कौन सा? फिर आता है कौन सा एक्ट आता है? हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट क्या है? आपने चेक देखा होगा, डेली मर्रा में चेक देखा होगा, प्रॉमिसरी नोट सुना होगा। यार ये सब तो मैं तुम्हें 12th क्लास का सिर्फ तुम्हारे को याद कराऊंगा। जो तुमने 12th क्लास के अंदर प्रैक्टिकल कराए ना, बस उसको थ्योरी में पढ़ाऊंगा। तुम्हें सब आता है पहले से ही, बस तुम मेरे को पैसे दे रहे हो रिवाइज करने के। सर ऐसे थोड़ी होता है। अरे बच्चों ऐसे ही होता है, 12th क्लास में तुमने सब कुछ पढ़ा हुआ है, बस मैं उसको थ्योरी में बता रहा हूँ तुम्हें। प्रैक्टिकल तुम्हें सब आता है। जो प्रॉमिसरी नोट होता है, अब प्रॉमिसरी नोट होता है, एक प्रॉमिसरी नोट होता है, ठीक है, एक होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। आपने बिल ऑफ एक्सचेंज भी पढ़ा होगा, कैसे होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, और एक होता है चेक। ये 3 पार्ट होते हैं मेजर तो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के। इसके अंदर कैसे क्या होता है, कौन प्रॉमिसर होता है, कौन प्रॉमिसी होता है, कौन बेयरर होता है, कौन बेयरी इंस्ट्रूमेंट होता है, सब कुछ हम इसके अंदर पढ़ेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर। बहुत ईजी चैप्टर है, 10 से 15 मार्क्स का ये होता है,
ठीक है। फिर आता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट सबसे आसान है यार। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर कुछ होता ही नहीं है। एक बायर होता है, एक सेलर होता है। इनकी क्या राइट्स होती हैं, इन दोनों की क्या राइट्स होती हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, बस उसको बताता है ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट। इजी चैप्टर, वेरी इजी चैप्टर, इजी चैप्टर। तो ये देख रहे हो, ये 7 चीज़ें हैं इंडियन फ्रेमवर्क, बाकी ये 6 के 6 एक्ट हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट। 6 चैप्टर, एक फ्रेमवर्क, एनसीए फाउंडेशन की लॉ खत्म। इजी इजी, वेरी इजी। बस आपको मेरी बातें सुननी है ध्यान से, खुश होके पढ़ना है। खुश होके पढ़ेंगे, याद में सीए फाउंडेशन की लॉ को याद करेंगे। खेल खेल में याद हो जाएगी तुम्हें सीए फाइनल की, सीए फाउंडेशन की लॉ। बस पहले सीए फाइनल के ऑडिट में पढ़ाता ही था यूट्यूब पे, इसलिए वो सब बार बार मुंह पे आ जा रहा है सीए फाइनल। बट अब मैं सीए फाउंडेशन की लॉ को 100% अपना टाइम देके अच्छे से आपका साथ देते हुए इसको पढ़ा रहा हूँ, सीए फाउंडेशन की लॉ को। ठीक है, चलो एक बार ना जो ICAI ने अपनी ऑफिशियल गाइडलाइंस के अंदर वेटेज दे रखी है, एक बार उसे और देख लेते हैं। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की वेटेज है 0 से 5% की। हमने क्या लिखी हुई है, हमने भी ये लिखी हुई है 0 से 5 मार्क्स की। ठीक है सर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कितनी वेटेज लिखी है, 20 to 30 मार्क्स। इसके अंदर भी हमने 25 to 30 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है सर, बीच का ले लिया हमने। फिर उसके बाद आती है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट की है 15 to 20 मार्क्स। हमने क्या लिखी हुई है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट की 15 to 20 मार्क्स। ठीक है सर। फिर उसके बाद सेल ऑफ गुड्स एक्ट तो हो गया हमारा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की वेटेज है 15 to 20 मार्क्स। सर आपने क्या लिया है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की वेटेज। हमने सर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की वेटेज ली है और 15 to 20 मार्क्स, बिल्कुल ठीक है सर। फिर उसके बाद आता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, इसकी है 5 to 10 मार्क्स की। हमने क्या लिए, इसकी हमने 5 to 10 मार्क्स लिए, बिल्कुल ठीक है सर। उसके बाद आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट और कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट की 15 to 20 में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की 10 to 15 मार्क्स। तो कंपनीज एक्ट की 15 to 20 मार्क्स और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की 10 to 15 मार्क्स। तो हमारी सारी वेटेज बिल्कुल ठीक है, जो ICAI ने बोला है उसके बेसिस पे ही हमने डाली हुई है वेटेज। इस वेटेज को मद्देनजर रखते हुए हम आगे के जितने भी चैप्टर हैं सीए फाउंडेशन के हम चालू करेंगे। समझ आ गया? अब ना आपको ना हम ना क्लास के अंदर ही लिखेंगे कि आंसर कैसे लिखते हैं एग्जाम के अंदर, हमें क्या क्या लिखना होता है। तो एक ना ब्रीफ चीज बता देता हूं, हाउ टू राइट अ आंसर, कि सर आंसर लिखते कैसे हैं। तो मान लो एक क्वेश्चन आया तुम्हारे पास। अब क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे नहीं आएंगे व्हाट इज दिस, अभी तक तुमने 12th क्लास में तो पढ़ लिया व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, फिर क्वेश्चन व्हाट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या फिर व्हाट इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। इसके अंदर केस स्टडी आएगी, उसके अंदर आपको एक्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, सेक्शन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और रेलेवेंट चीज को लिखना पड़ेगा। रेलेवेंट अगर कोई केस लॉ हुआ तो उसे लिखना पड़ेगा। समझ गए? हमें ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आंसर को लिखना है। ठीक है, हमें कैसे करना है, कोई क्वेश्चन आया उसके अंदर केस स्टडी है, तो हमें सबसे पहले पार्ट रखना है, हमें ना पहले क्वेश्चन को समझाना है, क्वेश्चन की एक समरी टाइप बनानी है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट है या फिर कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ले लेते हैं। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का दिस सेक्शन है जिसके अंदर ये बोल रहे हैं चेक की बात कर रहे हैं। चेक अगर इसने ड्रॉ करा है तो बियरर इंस्ट्रूमेंट है या फिर क्या है। तो क्वेश्चन की हमने पहले समरी बनाई, फिर उसके बाद हमने फैक्ट्स, बेसिकली क्वेश्चन समरी इज इक्वल टू फैक्ट्स ऑफ द केस, कि जो क्वेश्चन है या फिर जो समरी क्वेश्चन की हमें क्वेश्चन मिला है उसकी क्या समरी है, फैक्ट्स ऑफ द केस को हमने लिख लिया अच्छे से एक्सप्लेन करके। फिर हमने रेलेवेंट सेक्शन कोट करा, रेलेवेंट एक्ट कोट करा। देखो सेक्शन याद नहीं कर सकते बट हमें ये तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना कौन से एक्ट का ये क्वेश्चन। सेक्शन तो चलो एक बार के लिए नहीं याद कर सकते, तो हम ऐसे लिख सकते हैं एज पर रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ डैश डैश एक्ट, रेलेवेंट प्रोविजन। अब डैश डैश एक्ट क्या होगा, डैश डैश एक्ट तो तुम्हें याद करना पड़ेगा ना, रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट है या फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है
ये सब तुम्हें याद करना पड़ेगा। मतलब ईयर याद कर सकते हो कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में था, अभी पार्टनरशिप एक्ट के 100 साल होने में 7 साल है, ठीक है। और सेल ऑफ गुड्स एक्ट को 100 साल होने में कितने साल है, हमने देखा था, सेल ऑफ गुड्स एक्ट को 100 साल होने में अभी है 5 साल, ठीक है। ऐसे तो तुम्हें एक दो याद होगा, पार्टनरशिप एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट को 7 साल, कंपनीज एक्ट 2013 में आया था, LLP एक्ट आया था 2008 के अंदर, बाकी 2 एक्ट उनकी याद कर लो डेट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में आया था और जो अपना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 में आया था। देखो याद भी हो गया तुम्हें, है ना। तो एज पर रेलेवेंट प्रोविजंस लिख देंगे अगर हमें सेक्शन नहीं आता होगा। हमने रेलेवेंट एक्ट, रेलेवेंट सेक्शन लिखा, फैक्ट्स ऑफ द केस बताया, रेलेवेंट सेक्शन लिखा, या केस लॉ लिखा, जो भी लिखा। उसके बाद इसका कंक्लूजन लिखना है कि क्या कंक्लूड कर रहे हैं। अब हमें ना इन दोनों को रिलेट करना है एक दूसरे से। फिर उसके बाद क्या कंक्लूजन लिख लेगा कि ये बेयरर इंस्ट्रूमेंट है या नहीं है, ठीक है, यस और नो, एक लाइन के अंदर उसे एक्सप्लेन करना है, दैट्स इट। ऐसे आंसर लिखेंगे हम। तो हम हर एक चैप्टर के एक एक दो दो क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे क्लास के अंदर। क्वेश्चन सारे जो डिस्कस करेंगे हम क्लास के अंदर, बट एक एक बार आंसर जरूर लिख के देखेंगे हर एक चैप्टर के। अगर 2 उपाय, 3 उपाय, 4 उपाय, मैं ट्राई करूँगा जितने क्वेश्चन हम क्लास में निपटा सकें वो क्लास में निपटा लें, बाकी मैं होमवर्क दे दूंगा। हम क्वेश्चन एक एक डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर। तो ये हो गया हमारा, हम कैसे क्वेश्चन को लिखेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट आता है, ठीक है, ये हो गया हमारा सिलेबस का ब्रीफ, हमारी क्लास का ब्रीफ कि हमें भाई 7 के 7 चीज़ें कवर करनी है, 7 के 7 चैप्टर कवर करने हैं। उसके बाद हमारी क्लास के रूल्स हो गए, हम क्वेश्चन भी करेंगे क्लास के अंदर, हमने ये भी देखा, ठीक है। अब हम ना बस एक बहुत छोटी सी चीज़ और बात कर लेते हैं, बहुत छोटी सी चीज़ की, कि लॉ क्या होता है, एक्ट क्या होता है, कौन बनाता है एक्ट को, कैसे बिल पास होता है, और बेयर एक्ट दिखता कैसा है। ये 4-5 चीज़ों की और बात करेंगे और आज की क्लास खत्म। फिर कल से हम चालू करेंगे कंपनीज एक्ट प्रॉपर। पहले हम कंपनीज एक्ट चालू करेंगे और जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसको बीच बीच में चालू करेंगे। एक पार्ट एक बार खत्म करा, 2 पार्ट एक बार खत्म करे, ऐसे कर करके। क्योंकि अगर एक साथ ही मैंने सारा आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बता दिया ना तो दिमाग खराब हो जाएगा। बहुत बहुत बड़ा एक्ट है और सेम चीज़ें कौन पढ़ता है, सेम चीज़ें तो हम तो सब्जेक्ट सेम नहीं, हम क्या सब्जेक्ट छोड़ो, हम 2 सब्जेक्ट सेम नहीं पढ़ सकते, हमें तीसरा सब्जेक्ट चाहिए होता है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है हम पार्ट्स में पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, बिकॉज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट थोड़ा बड़ा है। बाकी सारे जितने भी हमारे ये जो हमारे एक्ट है एक बार चालू करके एक बारी में ही खत्म करेंगे। बस जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसको हम पार्ट्स के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। अब चालू करते हैं कि सबसे पहले होता क्या है एक्ट। ये चीज़ तो देखनी पड़ेगी ना, हमें एक्ट बनाते क्यों हैं। अब ये चीज़ तो किसी को पता नहीं होगी कि एक्ट होता क्या है, क्या ऐसे बनाते, क्योंकि यार देखो अभी तक हमने जो 12th क्लास के अंदर पढ़ा था, क्या पढ़ा था 12th क्लास के अंदर, हमने एक तो अकाउंट्स पढ़ी थी, बिजनेस पढ़ी थी, ये सब पढ़े थे। अब इसके अंदर एक्ट के बारे में तो कोई बात नहीं होती है। एक्ट मतलब लॉ के बारे में, लॉ को तो तुम्हें कुछ पता नहीं होगा, लॉ इज न्यू फॉर यू। जो हमारा इकोनॉमिक्स हो गया, जो हमारी अकाउंट्स हो गई, ठीक है, और जो हमारी मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब तुमने पहले पढ़ा हुआ है। एक लॉ ही तुम्हारे लिए नया है सीए फाउंडेशन के अंदर, और जो सबसे ज़्यादा डेंजरस लगता है बच्चों को, और हालांकि सबसे आसान लॉ ही है। लॉ के अंदर लॉजिक होता है, अच्छे से लॉजिक के साथ तुम याद करोगे ना, लॉ एक बारी में याद हो जाएगी। जो लॉ मेकर्स है उन्होंने कुछ सोच के लॉ बनाया होगा ना। हम हर एक चीज़ की जड़ तक जाएंगे कि लॉ बना क्यों है, कैसे बना है और किसने बनाया है, हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि लॉ बनता कैसे है, लॉ या फिर एक्ट आता कैसे है। अब ये जो एक्ट है ना, देखो हर एक वर्ड के आगे, जो भी हम एक्ट की बात कर रहे हैं हर चीज़ के आगे एक्ट है। देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये ईयर है, मतलब ये इस साल से एनफोर्स हुआ है इंडिया के अंदर। कंपनीज एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सब चीज के आगे एक्ट आ रहा है। ये एक्ट बनता कैसे है इसके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। तो होता क्या है ना, काफी सारी ना मिनिस्ट्रीज होती हैं, ठीक है। इंडिया के अंदर काफी सारी मिनिस्ट्रीज हैं, देखिए एक बार देखते हैं। वेरियस मिनिस्ट्रीज इन इंडिया, देखते हैं ना कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज होती है इंडिया के अंदर। देखो केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पे चलो क्लिक करते हैं।
मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये कौन कौन से डिपार्टमेंट है? इसमें पीयूष गोयल है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का। पीयूष गोयल का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। अब हमारी जो निर्मला मैडम है वो फिर फाइनेंस मिनिस्टर है, तो देखो फाइनेंस की मिनिस्ट्री में जाते हैं। ठीक है, कौन है इसका हेड? कौन है इसका हेड? यहाँ पे नाम नहीं आ रहा। फाइनेंस सेक्रेटरी देखो ये रहा, श्रीमती निर्मला सीतारमण हमारी फाइनेंस हेड है, फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी। ये सारी मिनिस्ट्रीज हैं। अब क्या होता है, कोई भी एक्ट लाने के लिए ना सबसे पहले बिल आता है। किस में आता है बिल? पार्लियामेंट के अंदर। और लाता कौन है? ये मिनिस्ट्रीज लाती है। अब होता क्या है ना यार, देखो एक्ट बनाने की जरूरत जब पड़ती है जब सिस्टम के अंदर ना लोग छेड़ाखानी करते थे। कंपनीज एक्ट क्यों आया था? कंपनीज एक्ट क्यों आया था? ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्यों आया है? ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट क्यों आया है? पता है लोग क्या करते थे? लोग ना लूप होल्स निकाल देते हैं इंडियन सिस्टम के अंदर। पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, अब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, उसके अंदर जो भी लिखा हुआ है हम सब उस चीज को फॉलो करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी लिखा हुआ है। बट होता क्या है ना, अब कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज तो लिख नहीं सकते, तो उसके लिए हम एक्ट बनाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्ट्स। जैसे अब ये हर एक स्टेट का अलग एक्ट होता है, हिंदू का भी एक्ट होता है। अब वो एक्ट बनता कैसे है, बनाता कौन है, ये सब देखेंगे। अब ये जो जितनी भी इंडस्ट्रीज है ना, ये सब इन्हें लगता है कि हाँ भाई इस डिपार्टमेंट में या यहाँ पे इंडिया के अंदर ये एक्ट लाना बहुत ज़रूरी है, तो वो ना एक बिल पास करेंगी, बिल लाएंगी। बिल कहाँ पे लाएगी? अब मिनिस्ट्रीज हैं। अब ये जो जैसे हमारी निर्मला मैडम है, ये हर साल क्या लाती है? निर्मला मैडम लाती है फाइनेंस बिल, और वो फाइनेंस बिल क्या बनता है बाद में? फाइनेंस एक्ट। बजट आता है ना, बजट क्या होता है? बजट कुछ नहीं होता, बजट होता है फाइनेंस बिल। इस बजट तो बिल होता है, अगर बिल के अंदर कोई छेड़ाखानी करनी होती है वो करके एक्ट को लाते हैं, इसको बोलते हैं फाइनेंस एक्ट। हर साल का फाइनेंस एक्ट अलग होता है। जब भी बजट आता है तो साथ साथ फाइनेंस एक्ट भी आता है। पहले फाइनेंस बिल आता है, फिर फाइनेंस एक्ट आता है। तो बिल क्या होता है? एक बिल बनाते हैं, ऐसे इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है। जैसे बजट के अंदर फिर दोबारा से स्लैब रेट्स चेंज कर दिए, काफ़ी सारे लॉन्ग जितने भी कैपिटल गेन के प्रोविजंस में काफ़ी सारे चेंज लाए। तो हुआ क्या था, एक पहले प्रपोजल आता है, ड्राफ्ट जिसे बोलते हैं, ड्राफ्ट बिल। ये ड्राफ्ट बिल क्या होता है? ये ड्राफ्ट बिल ये कहाँ पे, ये जैसे फॉर एग्जांपल जो ड्राफ्ट बिल आता है कौन लाता है? ये एमसीए लाया, पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट करा। पार्लियामेंट में क्या होता है? ये तो सब तुमने अपने 8th क्लास 7th क्लास स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा ना, 8th स्टैंडर्ड 9th क्लास स्टैंडर्ड, जिसके अंदर एसएसटी होती थी, एसएससी होती थी, सोशल साइंसेस। उसके अंदर 2 हाउसेज होते हैं पार्लियामेंट के। कौन कौन से होते हैं? एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। इसके अंदर ये दोनों जो हाउसेज हैं पार्लियामेंट के अंदर, ये मंजूरी के बाद इस फाइनेंस बिल को पास करते हैं। ये जो बिल है ना, ड्राफ्ट बिल, ये जो ड्राफ्ट बिल है इसको पहले प्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट के अंदर। इन दोनों हाउसेस की मंजूरी के बाद ये बिल को पास करते हैं। और इस पे साइन कौन करता है? इस पे साइन करती है हमारी प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन है? हमारी द्रौपदी मुर्मू। वो प्रेसिडेंट साइन करती है, तब जाके बिल एक्ट में तब्दील होता है। ठीक है, ये जाके बिल जो है एक्ट में तब्दील होता है। तो पहले क्या हुआ? ड्राफ्ट बिल आया, पार्लियामेंट के अंदर प्रपोज हुआ बिल, उसके बाद 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा ने अपनी मंजूरी दी। उसके बाद हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने साइन करा, तो जो वो ड्राफ्ट बिल है वो एक्ट के अंदर तब्दील हो जाएगा। ठीक है, उसके अंदर डेट भी लिखी होती है कि ये एक्ट कब से लागू होगा इंडिया के अंदर, कहाँ लागू होगा वो भी सब दिया होता है एक्ट के अंदर ही। बट अगर एक्ट के अंदर ये सब नहीं दिया होता तो जिस दिन साइन होता है या फिर जिस दिन ऑफिशियल होती है अनाउंसमेंट इसकी, तो उस दिन ये एक्ट इन्फोर्सेबल हो जाता है इंडिया के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने कुछ नहीं लिखा, ये बिल के अंदर नीचे मैडम ने साइन कर दिया, यहाँ पे डेट लिखी है। इस डेट को अगर कुछ नहीं लिखा होता एक्ट के अंदर कब से क्या इन्फोर्सेबल है, तो इस डेट के जिस दिन साइन कर रहे हैं यहाँ पे डेट लिखी होगी, उस दिन से ये एक्ट या फिर ये बिल इफेक्टिव हो जाता है। दिस इज हाउ बिल बिकम्स एन एक्ट। ये चीज बतानी थी तुम्हें कि हाउ अ बिल बिकम्स एन एक्ट। पहले बिल आएगा, पार्लियामेंट के अंदर दोनों हाउसेस के पास करेंगे, फिर उसके बाद हमारी प्रेसिडेंट साहिबा साइन करेंगी और उसके बाद वो एक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब एक चीज और देख लेते हैं। क्या देखनी है एक चीज हमें
कि जो बेयर एक्ट होता है वो क्या होता है। एक बार बेयर एक्ट देख लें। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट खोल लेते हैं, क्योंकि देखो कंपनी एक्ट होता क्या, एक्ट के अंदर होता क्या क्या चीजें वो भी तो हमें एक बार चेक करनी पड़ेगी ना। देखते हैं कंपनीज एक्ट अगर खुल जाता है तो, कि कंपनी एक्ट बनता किन किन चीजों से है। कोई भी एक्ट होता है ये तो है नहीं कि सिर्फ ड्राफ्ट लिख दिया। एक्ट के अंदर काफी सारी चीजें होती है, चैप्टर्स होते हैं, शेड्यूल्स होते हैं। वो एक बार देख लेते हैं फटाफट। ये देखो ये चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, है ना। एक सेकेंड, देखो चैप्टर 1, चैप्टर 2, ऐसे करके काफी सारे चैप्टर्स होते हैं इसके अंदर। यह है कंपनीज एक्ट 2013, अरेंजमेंट ऑफ सेक्शंस। जो सेक्शन 2 होता है ना, मोस्टली डेफिनेशंस का सेक्शन होता है, तो इस पे बाद में आएंगे। तो इसके अंदर चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है, चैप्टर 4 है, चैप्टर 5 है, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, ऐसे करके ना टोटल कितने चैप्टर्स हैं इसके अंदर। देखो मैंने तुम्हें कितने सेक्शंस बताए थे, मैंने तुम्हें स्टार्ट जब हुई थी क्लासेस के अंदर टोटल कितने सेक्शंस बताए थे। ये देखो 470 सेक्शंस, ठीक है। और टोटल चैप्टर ये कितने हैं, 29 है। ऐसे तो लिखते होगे 20 और ये 9, तो 29 चैप्टर्स हैं इस कंपनीज एक्ट के अंदर, जो कंसिस्ट करता है कितने सेक्शंस, 470 सेक्शंस। और इसके अंदर शेड्यूल्स हैं, 7 शेड्यूल्स। अब वो शेड्यूल्स के अंदर क्या होता है, तुमने शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट बनाई होगी ना, ये सारी शेड्यूल्स के अंदर होती है, जिसके अंदर कोई फॉर्मेट होता है या कोई एप्लीकेशन का फॉर्मेट होता है। ये सारी शेड्यूल्स के अंदर बातें लिखी होती है। शेड्यूल अगर होएगा रेलेवेंट तो उसके अंदर जाएंगे, वरना शेड्यूल रेलेवेंट है नहीं सीए फाउंडेशन के चैप्टर या सिलेबस के अंदर। ये सारे इंटर में या फिर लॉ की जो फाइनल की स्पॉम है उसके अंदर ही रेलेवेंट है। अभी हमारे लिए कोई रेलेवेंस नहीं है, बट तुम्हें पता होना चाहिए शेड्यूल्स के अंदर क्या आता है। तो टोटल 470 सेक्शंस है, देख रहे हो। अब ये जो नंबर लिखे हुए ना, ये 370 सेक्शन है, ये एप्लीकेशन ऑफ एक्ट टू फॉरेन कंपनीज। जो फॉरेन कंपनीज का एक्ट है या सेक्शन है वो 379 के अंदर है। तो अगर तुम्हें फॉरेन कंपनी से रिलेटेड कुछ भी पता करना हो, इसमें देखो इन्होंने ना चैप्टर जो सेक्शंस बनाए हैं ना, सेक्शंस कैसे बनाए हैं, जो रेलेवेंट सेक्शंस है उनको एक चैप्टर के अंदर डाल दिया। ऐसे ही तो हम चैप्टर पढ़ते हैं ना 12th क्लास तक, जो रेलेवेंट चीजें होती है वो एक चैप्टर के अंदर होती है और वो हम एक साथ पढ़ते हैं। ऐसे ही एक्ट बनता है, जो रेलेवेंट सेक्शंस है उन्हें एक साथ लाके एक चैप्टर का नाम दे दिया जाता है। अब ये है कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। इसके अंदर जितने भी एक्ट या सेक्शंस होंगे ना, एक्ट या फिर सेक्शंस, इसके अंदर जितने भी सेक्शंस होंगे ये सारे कंपनीज जो फॉरेन कंपनीज है उससे प्रेवलेंट करते होंगे। देखो दिखाते हैं, फॉरेन कंपनीज, डॉक्यूमेंट एक्सपेक्टेड टू बी डिलीवर्ड टू रजिस्ट्रार बाय फॉरेन कंपनीज, अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनीज, डिस्प्ले ऑफ नेम एटसेट्रा ऑफ फॉरेन कंपनी, service on foreign company. So this is how chapters are made in a act. Sections को combine करके एक नाम दे दिया जाता है, उसे बोलते हैं चैप्टर। ऐसे 29 चैप्टर्स के अंदर 470 सेक्शन है, ठीक है। अब एक सेक्शन के अंदर क्या क्या होता है वो एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बड़े से सेक्शन पे आते हैं जैसे, ठीक है। अब ये क्या है, ये है सेक्शन 12। एक बार देखो ऊपर ऊपर जाके देख लेते हैं क्या है ये। 12 था रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी, ठीक है। अब हम 12 सेक्शन पे जाते हैं। आ गए 1917, ये देखो ये रहा सेक्शन 12 कौन से, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी, है ना, सही। चैप्टर 2 के अंदर है। अब इसके अंदर क्या है, ये है सब सेक्शन 1। देखो क्या होता है, कोई भी जो सेक्शन होता है ना उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। एक तो मेन सेक्शन होता है, ये जो मेन सेक्शन है जैसे सेक्शन 12, और ये जो 1 है ये है सब सेक्शन, ठीक है। ये हो गया सेक्शन 12 का सबसेक्शन 1, ये है सबसेक्शन 2, ये है सबसेक्शन 3, ठीक है। और ये है सबसेक्शन 4, ये है सबसेक्शन 5, ये है सबसेक्शन 6, 7, 8, ठीक है। जो नंबरिंग वाले होते हैं ना,
अब इसके बाद जैसे अब और भी दिखाता हूँ, एक बार तुम्हें ना वो और दिखाता हूँ। ये क्या होते हैं इसके अंदर, ये सेक्शन का ही पार्ट है, इसको कुछ अलग से नहीं बोलेंगे, इसको सब क्लॉज या क्लॉजेज नहीं बोलेंगे, वो दिखाता हूँ कैसे होते हैं। अब ये देखो, ये है सब क्लॉज 1 8 का, ठीक है। और दिखाता हूँ कोई क्लॉज सब क्लॉज दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये एक्सप्लेनेशंस होती हैं, ये भी पार्ट होते हैं सेक्शन का। 49 50। चलो अब आगे जैसे जैसे आएंगे मैं आपको क्लॉज, मैं एक चीज पहले ना ब्रीफ कर देता हूँ। कोई भी सेक्शन कैसे बनता है, सेक्शन प्लस सबसेक्शन प्लस क्लॉज प्लस सब क्लॉज, ऐसे बनता है कोई भी जो भी हमारा एक सेक्शन होता है। पहले सेक्शन बनता है, फिर सब सेक्शन बनता है, फिर क्लॉज बनता है, फिर सब क्लॉज बनता है। इसको मिला के ही एक सेक्शन बनता है। सेक्शन के सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। देखो अब हम कहाँ पे थे, एक तो था मैंने तुम्हें बताया था सब सेक्शन। देखो ये सब सेक्शन हो गया, ठीक है, 2 3 ये सब सेक्शन हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये हो गया सब सेक्शन, ये हो गया सब सेक्शन 62 का सब सेक्शन 1, ठीक है। ये हो गया क्लॉज और ये हो गया सब क्लॉज। सेक्शन 1 का क्लॉज ए का सब क्लॉज 1। दिस इज हाउ वी हैव टू रीड द सेक्शन। सेक्शन 62 का सब सेक्शन 1 का क्लॉज ए का सब क्लॉज 1, ऐसे पढ़ेंगे कोई भी सेक्शन को। हम बेयर सेक्शन नहीं पढ़ेंगे, हम उसकी समरी जिस्ट पढ़ेंगे, क्योंकि बेयर सेक्शन कोई भी नहीं पूछता है, हम बस उसकी समरी या जिस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया सेक्शन 63 का क्लॉज 1, ठीक है, और इसका हो गया सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज 3। और ये जो प्रोवाइडेड होता है ये होता है प्रोवाइजो, प्रोवाइजर टू एनी सेक्शन। ये भी आगे हर चीज को डिटेल में बताऊंगा, बस जस्ट कि सेक्शन कैसे बनता है, एक्ट कैसे होता है, ये सब एक बार दिखा दिया। तो ये है बेयर एक्ट ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट का बेयर एक्ट है ये है। ऐसे करके हम सारे चैप्टर की चीजें डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, कैसे कोई सेक्शन बनता है, कैसे कोई एक्ट बनता है, हर एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे। बस ये कंपनीज एक्ट का मैंने तुम्हें बेयर एक्ट दिखा दिया कि कैसे बेयर एक्ट वर्क करते हैं, सेक्शन कैसे होते हैं, सब सेक्शन कैसे होते हैं, क्लॉज कैसे होते हैं, सब क्लॉज कैसे होते हैं। बस इसको ध्यान में रखना। बिल आता है, बिल कैसे होता है, बिल कोई भी मिनिस्ट्री लाती है, उसके बाद लोकसभा राज्यसभा में प्रेजेंट करती है, फिर पार्लियामेंट उसे पास करती है, फिर द्रौपदी मुर्मू या फिर प्रेसिडेंट है हमारे साइन करते हैं, और जो बिल होता है वो एक्ट में बन जाता है। समझ गए, ये होता है। अब एक लास्ट चीज, एक्ट आता क्यों है, जहां पे हम बात कर रहे थे कि एक्ट को लाने की नीड क्यों पड़ती है। तो एक्ट को लाने की नीड इसलिए पड़ती है, होता क्या है कि ना लोग ना बाईपास करने की कोशिश करते हैं, टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमारे इनकम टैक्स के अंदर नए नए अमेंडमेंट्स आते रहते हैं। जीएसटी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर नए नए अमेंडमेंट्स आते रहते हैं। जीएसटी एक्ट है हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसको नए नए अमेंडमेंट्स आते रहते हैं, कुछ तो नए नए अमेंडमेंट्स आते रहते हैं हर बारी। इसको ना बाईपास करने की कोशिश करते हैं, पैसा बचाने की कोशिश करते हैं, पूरा टैक्स पे नहीं करते, लूप होल्स के थ्रू लोग पैसा बचाने की कोशिश करते हैं। अब मान लो कोई कहीं ना रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, तो लोग ना वहां पे अपनी अन्यथा गुंडागर्दी मचाते हैं। इस वजह से कोई भी एक्ट को लाना पड़ता है। अब जैसे रामलिंगा राजू की ने एक वीडियो दिखाता हूँ, सत्यम फ्रॉड के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। सत्यम फ्रॉड में हुआ क्या था, एक बार देखो। कंप्यूटर स्टार्ट करने से पहले बी रामालिंगा राजू का कॉटन मिल रामालिंगा राजू का पहले कॉटन 1991-92 उसने फिर सत्यम कंप्यूटर्स 91-92 के अंदर चालू में सत्यम कंप्यूटर बीएससी पर लिस्ट हो गई और 2001 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो गई। फिर उसके बाद उसने नेशनल सत्यम कंप्यूटर इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज में से एक थी और उसके लिए सत्यम कंप्यूटर को और बी रामालिंगा राजू को कई अवार्ड्स मिले उसे। सत्यम अच्छे ग्रोथ ट्रैक पर थी, पर रियल एस्टेट में चल रही बूम की वजह से राजू का ध्यान रियल एस्टेट की तरफ बहुत हाई सर्किट अपर सर्किट मारे जा रहा था। फिर क्या हुआ था, उसको ना रियल एस्टेट के अंदर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली ग्रोथ की। लगा हैदराबाद में भी रियल एस्टेट के रेट्स तेजी से बढ़ रहे थे, तो राजू ने तेजी से हैदराबाद और अलग अलग स्टार्ट कर दिया हैदराबाद के अंदर जमीनें खरीदना।
अपने जो सत्यम कंप्यूटर से जो पैसा कमाता था उससे ज़मीनें खरीदने लग गया। पर लैंड प्रॉपर्टीज खरीदना शुरू किया। मेटस इंफ्रा, जिसे राजू ने 1988 में शुरू किया था, और मेटस प्रॉपर्टीज, इन कंपनीज के नाम पर, अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पर और अपने नाम पर राजू प्रॉपर्टीज खरीदने लगा। राजू बहुत ही अग्रेसिवली प्रॉपर्टीज खरीदने लगा। जब राजू को प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए और पैसों की जरूरत पड़ने लगी, तब राजू सत्यम कंप्यूटर के फाइनेंशियल तो अब उसको ना पैसा मैनिपुलेट चाहिए करने था। लगा। अब क्या हुआ, यानी उसको ना प्रॉपर्टी के अंदर दिख रहा था प्रॉपर्टी के अंदर बहुत पैसा है, तो उसने क्या करा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं, ऑडिटर जो ऑडिट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, उसके अंदर मैनिपुलेशन चालू कर दिया। हेरा फेरी करने लगा। फॉर 60 करोड़ के प्रॉफिट अगर कंपनी को एक्चुअल में 60 करोड़ का प्रॉफिट दिखाता हुआ, था। अब ये क्या करता था, बोगस सेल्स दिखाता था। बोगस सेल्स समझते हो, फेक सेल्स दिखा देता था। फेक सेल्स क्या होता है, 100 रुपए की सेल हुई है, 1000 की बुक्स के अंदर रिपोर्ट कर दी, और बोगस सेल के इनवॉइसेस खुद ही काट के अपने पास रख लिए। अब ऑडिटर ने चेक नहीं करे या ऑडिटर्स के साथ घपला कर लिया होगा, तो इसके अंदर ऑडिटर्स भी फंसे थे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर राजू 600 करोड़ का प्रॉफिट दिखाता था। अब होता क्या है ना, बोगस सेल तो तुम दिखा रहे हो, फेक प्रॉफिट तुम दिखा रहे हो। अब प्रॉफिट बनेगा तो मतलब पैसा आएगा कंपनी के अंदर, पैसा कंपनी के अंदर आएगा तो कैश फ्लो दिखना चाहिए या फिर कहीं पे इन्वेस्टमेंट दिखनी चाहिए। तो उसने क्या करा, फ्रॉड में एफडीज दिखानी चालू कर दी। कर लिया होगा किसी बैंक मैनेजर को के साथ घपला, दे दिया होगा गिफ्ट में रॉलेक्स वगैरह, तो बैंक मैनेजर ने बैंक मैनेजर ने सर्टिफिकेट दे दिया होगा एफडी का, और वो सारी बुक्स के अंदर ये दिखाने लग गया। लिस्टेड कंपनी है ये। ऐसा करके ये दिखाने की कोशिश करने लगा कि सत्यम बहुत तेजी से ग्रो हो रही है। सत्यम कंप्यूटर की लगातार दिख रही ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स के चलते सत्यम की शेयर प्राइस बढ़ने लगी। उस बढ़ती हुई शेयर प्राइस पर राजू और राजू का भाई बी रामा राजू अपने शेयर्स बेचने लगे और अपने प्रोमोटर्स ही कंपनी के शेयर्स बेच रहे हैं। जो उनकी होल्डिंग हुआ करती थी उन्होंने घटा घटा के 2 से 3% की होल्डिंग हो गई। सारा पैसा बेच दिया, मार्केट में सबको बेच दिया। जो पब्लिक है ना, हम जैसे छोटे रिटेलर्स को जितने भी शेयर्स थे अपने मार्केट के अंदर सेल कर दिए। बाकी शेयर्स कोलैटरल यानी गिरवी रखकर उन पर लोन लेने लगे और उन पैसों से प्रॉपर्टीज खरीदने लगे। प्रॉपर्टियों में पैसा लगा रहे हैं। प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए राजू ने करीब 365 कंपनीज खोली थी। 365 कंपनी खोल ली थी इस बंदे ने। जो अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स इनके नाम पर जमीन खरीदता था। उनके फार्म में काम करने वाले लोग। चलो ठीक है, इतना ही बताना था। ये जो अब हमारा होता है ना, मैं तुम्हें बस ये बताना चाह रहा हूँ, इस बंदे ने घपला करा था। इस वजह से नए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आए, इस वजह से एक्ट बनते हैं। ये बहुत बड़ा फ्रॉड था, सत्यम फ्रॉड। बहुत 300 रुपये का शेयर की वैल्यू 27 रुपये थी एक्चुअल में। 300 रुपये पे ट्रेड कर रहा था वो शेयर। जब पोल पट्टी खुली पता चला सारी एफडीज फेक हैं, ये 27 रुपये पे और बल्कि 10-15 रुपये पे आ गए। तो मान लो किसी ने 300 रुपये लगाए थे तो उसकी जो वैल्यू है 10 रुपये रह गई। नुकसान देख रहे हो जिसका कोई हिसाब नहीं है। इसलिए ऑडिटर्स हर एक बुक को अच्छे से, इसलिए क्योंकि वो साइन कर रहे हैं, वो रिटेलर्स को विश्वास दिला रहे हैं कि जो बुक्स के अंदर जो भी रिपोर्ट आ रहे हैं सब कुछ सही है या नहीं है। अब ये जो है, ये कंपनीज अगर एक्ट के अंदर, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर चलेगी नहीं तो हम जैसे रिटेलर्स किस पे भरोसा करेंगे। इस वजह से रूल्स, इस वजह से एक्ट बनते हैं, इस वजह से ऑडिटर्स आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही से फंक्शन कर रही है नहीं कर रही है। तो हमने आज क्या क्या देखा, हमने देखा कि सीए फाउंडेशन का जो लॉ है 100 मार्क्स का है। हमें ये 5 रूल्स को फॉलो करना है क्लास में। 7 चैप्टर को तसल्ली से पढ़ना है, एक एक चैप्टर को अच्छे से डिटेल के अंदर। कैसे पेपर में क्वेश्चन को लिखना है वो भी हम देखेंगे। कैसे बिल आता है और कैसे एक्ट में बनता है हमने वो देखा। कैसा बेयर एक्ट कैसा दिखता है हमने वो देखा। फिर किस वजह से लॉ एंड एक्ट आते हैं हमने वो देखा, रामलिंगा राजू की स्टोरी की तरफ से। ऐसे ही हम ना डिटेल में हर एक चैप्टर को, हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे और ऐसे ही हम याद कर लेंगे लॉ को, और लॉ के अंदर एग्जामिनेशन ला के रहेंगे। थैंक यू सो मच। आज के लिए अलविदा चाहूँगा। कल वापस मिलेंगे कंपनीज एक्ट के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।